A great good morning, guys. So here I'm welcome you. This is Kanchan Gupta. So I'm your mentor, and I'm giving you the uh, coaching. I'm giving you a coaching of UGC नेट एजुकेशन पेपर 2 एंड आज हम लोग जो पेपर कर रहे हैं वो हुआ था 14 मार्च को शिफ्ट 2 में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में वी हैव कवर्ड 45 क्वेश्चंस हमने किए थे एंड नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द 46। Let me, yes, here we have a pen. तो व्हाट इज नॉट काउंसलिंग, यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम काउंसलिंग। जस्ट अ सेकंड। Yes. So, what is the counseling? What is not in a counseling? So, giving information, giving suggestions, influencing the client's values, एटीट्यूड एंड बिलीव्स, ब्रिंगिंग द वॉलंटरी चेंजेस। इसका हिंदी वर्जन आप यहाँ देख सकते हो कि परामर्श क्या नहीं है। परामर्श देना, जानकारी देना, सुझाव देना या ग्राहक के जो मूल्य है, दृष्टिकोण है, विश्वासों को प्रभावित करना, स्वैच्छिक परिवर्तन लाना, ग्राहक को गर्मजोशी देना, दैट मीन्स वार्म देना। ठीक है, क्या इसमें से काउंसलिंग में नहीं आता है? राइट, तो इसका करेक्ट आंसर आता है सेकंड, दैट इज दी ABC की गिविंग इन्फॉर्मेशन। हम काउंसलिंग में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बांट रहे हैं या हम किस तरह का सजेशन नहीं, वी आर हेल्पिंग टू सॉर्टिंग आउट। ठीक है ना, हम या उसके इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं उनके वैल्यूज एंड बिलीव्स को। हम एक तरह से उनमें एक स्वैच्छिक परिवर्तन लाना चाहते हैं कि जो चीज़ें उन्हें परेशान करिए या जो चीज़ें वो समझना चाहते हैं उनकी हम लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज नॉट काउंसलिंग। ठीक है, क्रिएटिव पीपल्स आर एट हाई रिस्क ऑफ, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो क्रिएटिव पीपल्स होते हैं, जो अच्छा सोच मतलब जो क्रिएटिव सोचते हैं, जो सबसे अलग सोचते हैं, ठीक है, वो हाई रिस्क पे होते हैं। जैसे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं या डिसएंगेजमेंट हो जाता है, यानी कि विघटन हो जाता है, इग्नोर हो जाते हैं या वो स्कूल ड्रॉप आउट्स रहते हैं। तो इसमें हाई रिस्क किस चीज़ का रहता है क्रिएटिव पीपल्स को? वो रहता है B&D, दैट मीन्स जी डिस एंगेजमेंट, जिसको विघटन बोला गया है। कि उनको जैसे देखिए, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत ही अच्छा स्कोर ला रहा है, ठीक है, या तो उसके दो तीन फ्रेंड्स होंगे जो उसी की एवरेज होंगे, लेकिन जो बाकी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो उससे थोड़े से विघटित हो जाते हैं। या एंड द लास्ट इज स्कूल ड्रॉप आउट। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट्स। ओके, 48 क्वेश्चन है। द नेशनल जो पॉलिसी है ऑन एजुकेशन NPE, एक सेकेंड। यस, सो नेशनल पॉलिसी जो है NPE रिकमेंड करती है द लॉन्च ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है यहाँ पे एक स्कीम है टीचर एजुकेशन की, वो कौन सी है ना, वो कौन सी है? वो है डाइट लेके आया था RIES, जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या CTE है या IES। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, आइए डिटेल में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला जो इसका आंसर है वो ये आता है, दैट इज द ACND। ए मतलब डाइट, CTE एंड IASES। ठीक है, इसे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आते हैं। नेशनल जो पॉलिसी होती है उसने लॉन्च किया एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को, जो कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। राइट, जैसे इसमें टाइप्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, एजुकेशन और ट्रेनिंग का एक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स है, जहां पर रिजल्ट ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्री सर्विस एंड इन सर्विस जो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को प्रोवाइड की जाती है, और जहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो एट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल पे इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये डाइट्स में आता है। फिर आता है CTES, फुल फॉर्म इज कॉलेजेस। किस चीज़ के? टीचर एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो भी एक सेंट्रल स्कीम में आते हैं और दे आर एस्टैब्लिश फॉर प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, एंड लेकिन किसको? सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को। राइट, फिर आता है IASES, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के लिए। जो एडवांस स्टडीज के लिए आता है वो कौन सा है जो कि एडवांस स्टडीज के लिए आता है, और यहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज जो है एजुकेशन में दी जाती है, और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट होते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च होता है। राइट, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ, यहाँ पे दे रही हूँ, ये तीन तो हमारे मेन जो आंसर थे वो उनकी बात है। जो एक्स्ट्रा में आते हैं, जैसे RIE मैंने बताया था, रीजनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, दे आर द इंस्टीट्यूट्स
जो कि एनसीईआरटी ने स्टैब्लिश किए हैं, कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट जहां पर एजुकेशन की नीड्स को जो है कैटर किया जाता है, जहां पर आपको रिसर्च फैसिलिटीज मिलती हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, करिकुलम के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बट दैट इज नॉट कम्स अंडर द एनटीई, राइट। फिर आता है टीएलसीज, यानी कि टेक्नोलॉजी लर्निंग सेंटर्स होते हैं, जहां पर इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से ना डायरेक्टली लिंक अप नहीं है इनका, ठीक है। जो 19 यहाँ पे जो ये ईयर है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ईयर इज गलत, 86 है ना, तो यहाँ पे इसको कर लेना 1986 कर लेना इसको, ठीक है। और जो 86 से डायरेक्टली लिंकअप नहीं है, एंड दे माइट रेफर टू द टेक्नोलॉजी सेंटर्स और इनिशिएटिव्स फोकस्ड हुए रहते हैं, जहाँ पर दे आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पर्टिकुलर स्कीम के। ये जो है रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं या टेक्नोलॉजी लर्निंग सेंटर्स हैं, दे आर सेंटर्स, लेकिन ये डायरेक्टली 1986 की पॉलिसी से जो है टाई अप नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, वाई इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर रिक्वायर्ड? क्यों हमें टीचर का डेवलपमेंट करना है भाई, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई उसको प्रोफेशनली डेवलपमेंट देने की, क्या जरूरत है? सो टू एक्सपैंड द नॉलेज डोमेन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सेकेंड, yes, so to expand the knowledge domains of the subject to get entry in the teaching profession में, ताकि उनको एंट्री मिल सके, एंड एनैक्टमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स, जो बच्चे जो है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, यस पीडीएफ चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कर लेना जेआरएफ माइलस्टोन एजुकेशन। यहाँ पर जल्दी ही, वेरी सून, चीपेस्ट रेट पे मैं आपको 2004 से लेके 2023 तक के सारे पेपर्स डिटेल्ड जो है एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दूंगी, तो वहां से आप अवेल कर सकते हो। चीपेस्ट रेट होगा, आप किसी भी अदर वेबसाइट से कंपेयर कर लेना, चीपेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। चलिए, ड्यू टू द चेंजिंग, और यहाँ पे यस यस यस, यहाँ पे जो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, कोई रापेश नहीं होगा, इवन आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, द प्रिंट इज वेरी गुड, ठीक है। ओके, टू मेक द पर्सनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि किसी जो है उसकी पर्सनल फाइनेंशियल की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए, तो आप समझ सकते हो इसमें आंसर आपने होपफुली मार्क कर लिया होगा। हम लगाते हैं ACD, यानी कि ए, नॉलेज एक्सपैंड करना है। देखिए, प्रोफेशनली डेवलपमेंट जो टीचर का रहता है, उसमें हम उसको उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज देते हैं, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड एडवांसमेंट का मौका देते हैं, तो उसमें यहाँ आता है। उसके बाद आता है एनैक्टमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स, यानी कि नीति और योजनाओं का अधिनियम करना। एंड देन डी, जहाँ पर ड्यू टू द पेडागोजी, देखिए क्या होता है, डे बाय डे या आप ड्यू टू द टाइम पीरियड ना, पेडागोजीज चेंज होती रहती है, बच्चों का साइकोलॉजी चेंज होती रहती है, बच्चों की जो है एज वाइज उनको समझने की क्षमता, या आप कह लो सोसाइटी इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें पैडागोजी में भी चेंज करता है, इसलिए हमें टीचर्स को जो है प्रोफेशनली डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना। नेक्स्ट आ जाओ 50, 4 बेसिक क्वेश्चंस जो रॉल्फ टायलर ने करिकुलम प्लानिंग के दौरान उठाए थे या दिए थे, वो कौन से थे? कि व्हाट एजुकेशनल गोल्स आर टू बी अटेन्ड, कौन से ऐसे गोल्स हैं जो हमें अटेंड करने हैं, व्हाट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर नीडेड फॉर अटेनिंग दैट गोल, हाउ दैट मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज आर टू बी ऑर्गेनाइज, किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करनी है, एंड हाउ विल अटेनमेंट ऑफ गोल्स टू बी इवैल्यूएटेड, और जो गोल्स हमने बनाए हैं उनको कैसे इवैल्यूएट करना है, एंड व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर अटेनिंग द गोल्स, और कौन से हमें ऐसे लर्निंग गोल्स हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें गोल्स को अटेन करने में हेल्प करते हैं, फॉर अटेनिंग द गोल्स, राइट। तो आपको करेक्ट आंसर देना है, दैट इज द 2, जिसमें हम मार्क करते हैं 4 गोल्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, देख लीजिए, वेरी क्लोज। मैं इसको एक और को स्टार क्वेश्चन मार्क करूंगी कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा, कि आपको पता होना चाहिए कि रॉल्फ टायलर ने जो 4 क्वेश्चन उठाए थे वो किससे रिगार्डिंग थे, इसलिए उसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा की पॉइंट तो मैं ही आपको दे देती हूँ कि उन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात की थी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, इवैल्यूएशन की बात की थी। तो सबसे पहला आता है यस, हमारे गोल्स को, सबसे पहला आता है गोल्स, हमें हमें सबसे पहले अपने गोल्स डिसाइड करने हैं, फिर हमें मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करना है, इनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, फिर उनको अटेनमेंट के लिए इवैल्यूएट करना, इन द लास्ट इज द लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हमें कैसे करना है। तो जो नहीं है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात रॉल्फ टायलर ने नहीं की थी, कैसे मटेरियल्स होंगे, उन्होंने गोल्स की बात की थी, एम्स की बात की थी, उन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को देने की। क्लियर? आई होप इज क्लियर नाउ।
51 पे आते हैं, सिलेक्ट करने हैं स्टेप्स यूज्ड इन द करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन जब हम तैयार करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वी शुड फॉलो। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि जो भी हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं उसका सिलेक्शन करना। डिटेलिंग द बजट, बजट डिसाइड करना। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको फॉर्म करना। डायग्नोसिस ऑफ द नीड्स, नीड्स को डायग्नोस करना। सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मतलब गुड जॉब, मतलब गुड जो है टैलेंट आप कह सकते हो, या एक्सपर्ट्स जो कह सकते हो, उनके सिलेक्शन है ना, कि जो टीचर है प्रोफेशनली डेवलप्ड हो, दे आर द ह्यूमन रिसोर्सेज, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन हो। तो क्या स्टेप्स होते हैं, तो दे आंसर इज यस। सबसे पहले आता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड देन उसके बाद डायग्नोस द नीड्स, राइट। सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारे करिकुलम में नीड पड़ती है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट करने की पड़ती है, नीड्स को, राइट। देखिए वेरी क्लोज, मैं भी इसको भी स्टार क्वेश्चन मार्क करूंगी बिकॉज यहाँ देखोगे तो वेरी क्लोज है। देखिए डिटेलिंग ऑफ बजट आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये भी सोचते हैं कि क्यों, वाई नॉट, कि ह्यूमन रिसोर्सेज का सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब है क्या हम जब करिकुलम डिजाइन करते हैं तो क्या हम वहाँ पे एक अलग से कोई एक्सपर्ट हायर करने की बात करते हैं, नहीं करते हैं ना, वो एक अलग प्रोसीजर रहता है। लेकिन जब करिकुलम डिजाइन करते हैं तो वहाँ हम ऑब्जेक्टिव्स को, वहाँ हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, वहाँ हम नीड्स को डिफाइन करने है। तो यहाँ पे ठीक है, वेरी क्लोज जो है थे ऑप्शन दिए हुए, तो आ जाओ। 52 करेक्ट पेयर्स, करेक्ट पेयर्स, ठीक है। अब आप रैशनलिस्ट कौन होते हैं, एम्पिरिसिस्ट कौन होते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट कौन होते हैं, प्रैग्मेटिस्ट एंड आइडियलिस्ट, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन नहीं समझ में, मतलब कि रैशनलिस्ट अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए जो पता है उसी से रिलेट करके आंसर करना है, ठीक है। जैसे आपको ये फाइंड करना है कि करेक्ट पेयर कौन सा है। रैशनलिस्ट कौन होते हैं, टीचर जो सोर्स ऑफ आइडियाज या फैक्ट्स लेके आते हैं। एम्पेरिसिस्ट से हमेशा एक्सपीरियंस समझना, कि वो एम्पेरिसिस्ट कौन होते हैं, जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटर ऑफ द प्रोसेस होते हैं, कि जो प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करके बच्चे को बता रही हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट होते हैं जो फैसिलिटेटर ऑफ चॉइसेस होते हैं। प्रेग्मेटिस्ट होते हैं जो टीचर एज अ कंट्रोलर, जो कंट्रोल करते हैं। और आइडियलिस्ट क्या वो फ्रेंड होते हैं। तो अब आप बता सकते हैं, इसका आंसर लेके चलेंगे हम, यस ए बी सी। आइडियलिस्ट फॉर्म में टीचर फ्रेंड नहीं होता है, टीचर गाइड होता है, टीचर इंस्ट्रक्टर हो सकता है कि ऐसे करना है ऐसे करना, फ्रेंड नहीं होता है। प्रिग्मेटिस्ट में भी सेम इशू है, कंट्रोलर नहीं होता है, बल्कि जो है यस ये आप कह सकते हो, ये ऊपर नीचे हो गया कि प्रेग्मेटिस्ट जो होते हैं वो एज अ फ्रेंड होता है, कि प्रेग्मेटिस्ट में वो प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को करके दिखाएगा एंड साथ में करके दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल कर रहा है, साथ में करो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई भी डिमॉन्स्ट्रेट करके कोई चीज़ है तो साथ में करते हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों मिलकर करते हैं। तो जो तीन चीज़ें करेक्ट फेयर में आती हैं वो ये कि जो रैशनलिस्ट होते हैं, जो बिल्कुल चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, तो वो सोर्स ऑफ आइडियाज़ का पता लगाते हैं। एम्पिरिसिस्ट जो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है फैसिलिटेटर ऑफ द चॉइसेस होता है, कि आपके पास ये चॉइसेस है, यस ये क्वेश्चन जो है ये तो इस फॉर्म में है, लेकिन प्रीवियस और जो ईयर में ये क्वेश्चन एक सेपरेट बन के आया है। जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो टीचर हैं वो कैसे होते हैं, तो आपने कीप इन माइंड कि वो एक तरह के फैसिलिटेटर ऑफ चॉइसेस होते हैं, कि आपकी लाइफ में क्या क्या चॉइसेस हैं, ठीक है, वो आपको चूज करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इफ रिसर्चर कंप्यूट करता है 10 टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग द 5 मीन्स दिए हुए हैं और उसमें टेस्ट लगा रहा है 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे, तो क्या लगता है आपको कि जो ओवरऑल टाइप 2 एरर रेट होगा वो बढ़ जाएगा, या जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.50 पे रिजेक्ट एटलीस्ट वन नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। यहाँ आपको क्लियरली आंसर मेंशन है, ठीक है, तो एक बारी देख लेते हैं। देयर विल बी अ अनअक्सेप्टेबल हाई एरर रेट हो जाएगी फॉर द टोटल एक्सपेरिमेंट, बिकॉज वी हैव अ लॉट्स ऑफ डाटा, यहाँ पे बहुत सारे डाटाज हैं, तो एरर की संभावना तो होगी ही होगी, ठीक है।
ओवरऑल जो टाइप 1 रेट होगा एक्सपेरिमेंट का वो बढ़ जाएगा। जो टाइप 1 और 2 की एरर है एक्सपेरिमेंट की विल रिमेन इक्वल, मतलब दोनों ही एरर्स हो जाएंगी, टाइप 1 भी एंड टाइप 2 भी। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका आंसर है 3, दैट इज द बी सी डी। बी मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन सा स्केल है, 0.05 का जो है प्रोबेबिलिटी टू रिजेक्ट एटलीस्ट वन नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देयर विल बी अनएक्सेप्टेबल हाई रेट होगा। ये तो हमें पता है कि पूरे टोटल एक्सपेरिमेंट में इतना 5 मीन्स हैं और 10 टेस्ट कंपेयर करना है, उसमें हाई रेट का जो है एरर आएगा ही आएगा। एंड देन ओवरऑल जो टाइप 1 एरर रेट होगा एक्सपेरिमेंट का वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एरर रेट टाइप 1 में करेक्ट होते हुए भी वो जो है हम लोग उसे गलत लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में भी पढ़ा था नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ये टाइप 1 एरर ही है। ये इसे और डिटेल में पढ़ते हैं। बी सी एंड डी। बी कहता है जो प्रोबेबिलिटी है 0.05 की टू रिजेक्ट एटलीस्ट करेगा वन नल हाइपोथेसिस को, एटलीस्ट कम से कम एक नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देगा जबकि वो ट्रू होगा, और जैसे ही वो ट्रू होगा टाइप 1 एरर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? टाइप 1 एरर। देयर विल बी अनएक्सेप्टेबल हाई एरर रेट होगा। एज मैंशन स्टेटमेंट बी में आपको पहले ही बताया गया कि जो टाइप 1 एरर है वो क्या होगा, ओवरऑल हाई रेट को कंफर्म करता है, जबकि एक्सेप्टेबिलिटी जो होगी हाई की एरर रेट की डिपेंड करेगी सिग्निफिकेंस लेवल आपने क्या लिया है, आपने 0.05 लिया है, 0.01 लिया है, इस रेट पे भी सिग्निफिकेंस लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो टाइप 1 एरर रेट होगा एक्सपेरिमेंट का वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट करोगे, है ना, वैसे वैसे ही एरर रेट भी बढ़ती जाएगी। क्लियर? आ जाओ, बाकी अगर पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो, इसका पीडीएफ मैं अवेल करा दूंगी आपको। ये मेरी साइट है, ये जेआरएफ माइलस्टोन ये ऐप का नाम है, यहाँ आपको ये पीडीएफ जो है पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ क्वालिटी रिसर्च। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। कि क्वालिटी जो रिसर्च होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको बेसिकली। क्या क्वालिटेटिव जो रहती है वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो टूल्स पे होती है उस पर डिपेंडेंट होती है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जर्नलाइजेशन होता है, मिनिमम सिटेशन होता है लिटरेचर का, और कॉन्टेक्स्ट फ्री जर्नलाइजेशन होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री। इसका करेक्ट आंसर है 4। यस, ए सी एंड डी। ए यानी कि रिसर्चर बिल्कुल क्वालिटेटिव जो होती है वो रिसर्चर डिपेंडेंट होती है कि रिसर्च किस तरफ जो है रिसर्च को लेकर जा रहा है, टूल्स डिपेंडेंट इट डजंट मैटर। सी आता है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जर्नलाइजेशन होता है। यस, जो क्वालिटेटिव होती है उसमें जर्नलाइजेशन फॉर्म किया जाता है कि क्या सही है क्या हो सकता है। एंड देन उसके बाद जो है मिनिमल सिटेशन होती है इसमें, है ना, मिनिमल सिटेशन लिटरेचर्स की, कि आप एक्चुअली उस सिचुएशन को करके जाकर देखते हो, लोगों से बात करते हो, तो आप उसके प्रूफ्स जो हैं वो लिटरेचर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। डिस्टिंग्विश्ड फीचर आपको बताना है एक्शन रिसर्च का। डिस्टिंग्विश फीचर ओनली टीचर्स कंडक्ट, क्या सिर्फ ये टीचर ही कंडक्ट करती है? चलिए हिंदी में पढ़ते हैं इसे। केवल शिक्षक ही क्रियात्मक अनुसंधान करती है। अध्ययन के लिए छोटी सुलभ आबादी का उपयोग किया जाता है, मतलब एक छोटा ही सैंपल लेके जो है जो भी असेसेबल पॉपुलेशन या उसी से ही हम रिसर्च कर लेते हैं। अध्ययन के लिए जनसंख्या से लिए गए नमूने का उपयोग किया जाता है। जो सैंपल हमने लिया है पॉपुलेशन से उसकी स्टडी की जाती है। रिसर्चर इज द कंज्यूमर ऑफ द फाइंडिंग्स, की जो शोध करता है मतलब जो रिसर्चर होता है वही निष्कर्षों का उपभोक्ता होता है, और जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं जनसंख्या के लिए सामान्यकृत किए जाते हैं, यानी कि जो ऑब्टेन फाइंडिंग्स निकाली जाती हैं क्या वो जर्नलाइज टू द पॉपुलेशन को जर्नलाइज करने के लिए की जाती है। उसका करेक्ट आंसर आता है 3 यानी कि एंड डी। कौन सा सबसे अलग इसका फीचर है वो ये है कि स्मॉल सैंपल में ही रिसर्च हो जाती है। एक्शन रिसर्च एक्चुअली होती क्या है, मान लीजिए मेरी क्लास में, मैं बहुत बार ये एग्जांपल दे चुकी हूँ, मान लीजिए मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं क्लास में, ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने 5 मिनट रुक के ये जानने की कोशिश की मेरे बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे हैं और क्यों मेरी क्लास में क्योस मचाया हुआ है।
मैंने 5 मिनट सोचा, फिर मैंने ध्यान दिया कि बाहर से एक नॉइज़ आ रही है। उस नॉइज़ ने मेरी वॉइस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, मतलब उसने मेरी वॉइस को ख़त्म कर दिया है, जिससे मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही, और जैसे ही मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए। छोटी सी रिसर्च की, जो मेरे पास अवेलेबल सैंपल था मैंने वही देखा, वही चीज़ों पे जनरलाइजेशन आया कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उपभोक्ता मैंने अपने लिए ही किया था, सर्चर ही कंज्यूमर की फाइंडिंग से, ये एक उसका डिस्टिंग्विश फीचर। बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई थिंक आपको ये जो एग्जांपल मैंने अभी दिया वो क्लियरली समझ में आ गया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेगर, which among the following are the important characteristics of the instructional objectives? जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो हम कंप्यूटराइज्ड है इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लैंग्वेज, परफॉर्मेंस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्राइटेरियन और कंडीशन। क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के? आ जाइए मेगर की थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेगर कौन थे? ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उससे रिलेटेड ही है। ये एक तरह के अमेरिकन एजुकेटर हैं, ऑथर हैं, और इनका जो बेस्ट वर्क है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन से रिलेटेड है और परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग पर है। उनकी जो बुक है प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स इज़ अ वेरी क्लासी बुक है। ठीक है, और काफ़ी जो ट्रेनर्स और एजुकेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं। इन प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जब भी हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करते हैं, जो मैगर है डिफाइंस द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट वाइज दिया जहाँ पर लर्नर कैन डू आफ्टर इंस्ट्रक्शन, कि लर्नर क्या कर सकता है। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। ठीक है, मेगर्स का जो वर्क था हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला था कहाँ पर? इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के फील्ड में। जहाँ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मैंने बताया ना कि यहाँ पे बेसिकली अगर आपने एक पेपर डिज़ाइन किया है, ठीक है, उस पेपर में क्वेश्चंस आपने डाले हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बच्चे ऐसे करेंगे, क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को करने हैं। ठीक है, उस फील्ड में कि कैसा होना चाहिए, उस फील्ड में मेगर ने वर्क किया। दिस वर्क हैज़ बीन यूज टू डेवलप द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बेसिकली जो इनका काम था वो कहाँ यूज़ किया गया था? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जहाँ टीचर्स को या अदर जो है रिसोर्सेज के टीचर्स को ट्रेन करने का काम दिया गया था, चाहे वो बिजनेस पर्पस हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे गवर्नमेंट हो। बेसिकली वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने चलाया था, जहाँ पर उन्होंने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं में तीन बातें होंगी, तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ उन्होंने कहा परफॉर्मेंस, कंडीशन। बी, डी और ई की बात हुई है ना। बी मतलब परफॉर्मेंस, क्राइटेरिया और कंडीशन, ये तीन चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट चीज़। तो फर्स्ट आती है जो ऑब्जेक्टिव है, शुड डिस्क्राइब व्हाट द लर्नर कैन डू आफ्टर इंस्ट्रक्शंस, कि बच्चे क्या परफॉर्म करने वाले हैं, क्या कंडीशन में परफॉर्म करने वाले हैं, और किस चीज़ का क्राइटेरिया होगा, कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एरर फ्री, स्पेलिंग फ्री, ग्रामर मतलब ग्रामर शुड बी करेक्ट। तो इन तीन चीज़ों का, परफॉर्मेंस, कंडीशन और क्राइटेरिया, ये तीन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है जब भी आप इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करते हैं। देखा कहाँ जाके डीप फॉर्म क्वेश्चन पुट किया गया, तो ये मेकर का मेन मोटो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 57। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द कॉग्निटिव प्रोसेस dimension of Anderson and Krathwohl's taxonomy of instructional objectives? अब जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंडरसन और क्रैथवोल ने दी थी रिगार्डिंग द कॉग्निटिव, इसमें से कौन सा इसमें से स्टेप नहीं है? द करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, बी एंड डी। बी मतलब कॉम्प्रिहेंशन एंड डी सिंथेसिस, दीज टू आर नॉट द पार्ट ऑफ हिज थ्योरी। उसने कहा कि जब एडरसन ने ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया 2001 में, तो वो क्या बन गई थी? आर यू ए टू ई सी। ये एक शॉर्ट निमोनिक्स मैंने आपके लिए बनाया है, इसको आप कैसे भी कर सकते हो। इसको आप कैसे भी लर्न कर सकते हो। निमोनिक्स से क्या होता है? इस निमोनिक्स से क्या समझते हो कि इजीली आपको लर्न भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी हर एक जो है राइटर ने आपको अलग अलग दिया है, तो इससे आपको इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है रिमेंबर,
चीज़ को रिमेंबर करना, चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसको अप्लाई करके देखना, एनालाइज करना, अप्लाई एंड एनालाइज A2 में डाल दिया मैंने, एंड देन इवेलुएट एंड देन क्रिएट। ये रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है, रिवाइज्ड है। तो उसमें अब आपको पूछा है कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं देखी, अंडरस्टैंडिंग की बात हुई थी, अप्लाई की बात हुई है, इवेलुएट की बात हुई, तो सिंथेसिस और कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं हुई। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंबल्स ऑफ क्रिएटिव लाइसेंस का कौन सा सिंबल है, कौन से सिंबल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए कौन कौन से सिंबल्स हैं यहाँ पे, आप देख लो। आंसर जो है ACD आता है। ए एट्रीब्यूशन का साइन है। इसका मैंने डिटेल आपको जो है यूनिट आई थिंक ये 9 का क्वेश्चन है, मैंने उसमें 9 नहीं 8 का क्वेश्चन है, यूनिट 8 में से है ये, तो उसमें मैंने आपको डिटेल्ड में दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज नहीं होती है, उल्टा होता है, तो ये है सी, ठीक है। सी इज द ये सी अकेला तो नहीं है, लेकिन ये आता है इसी फॉर्म में, ये शेयर लाइक का फॉर्म है, ये शेयर लाइक का है। और डी ये नॉन कमर्शियल का है, ठीक है, ये नहीं होता, ये सी नहीं होता है, और ये भी है, मतलब इन द लाइसेंस एरिया में ये वाला नहीं, ये आई थिंक मेट्रो का साइन है ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। ये एट्रीब्यूशन का साइन है, ये उल्टा सी जो आप समझ सकते हो शेयर लाइक का है, और जो ये डॉलर का साइन करके उन्होंने कट किया हुआ दैट इज ए नॉन कमर्शियल, ठीक है। बाकी और साइंस पे आप यहाँ देख सकते हो। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज अ कंटेंट फॉर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। जब भी हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के कंटेंट को कंसीडर करते हैं तो इनमें से क्या चीज़ें हम नहीं फॉलो करते हैं? क्या हम क्राइटेरिया टेस्ट, टास्क का एनालिसिस करना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर देखना, कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग देखना, प्लानिंग ऑफ टीचिंग देखना, क्या चीज़ जो है हम लोग यहाँ नहीं, क्या चीज़ें हैं जो हम नहीं फॉलो करते हैं, है ना, प्लानिंग ऑफ टीचिंग इसमें। इसका करेक्ट आंसर है 2, है CDE। सी मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी रहती है, जब हम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उस टाइम पे जो कंटेंट होता है, एक सेकंड, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली इज अ थ्योरी। क्या होती है? बेसिकली इज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। उसको प्रैक्टिस करना, किस चीज़ को प्रैक्टिस करना? टेक्नोलॉजी को फॉर एजुकेशन के, ठीक है, जिसमें डिज़ाइन करना, मैनेजमेंट करना, इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ये थोड़े बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है? डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट करना, उसका यूटिलाइजेशन करना, मैनेजमेंट करना एंड इवैल्यूएशन, ये 5 कॉन्सेप्ट आती हैं जब भी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात होती है, कि वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर इंस्ट्रक्शन इनटू द एजुकेशन, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। उसमें हम क्राइटेरिया को टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें हम टास्क को एनालिसिस करके देखते हैं, ठीक है, लेकिन हम टीचिंग को कंट्रोल या प्लानिंग ऑफ टीचिंग नहीं करते। प्लस यहाँ मॉडिफिकेशन, देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये टीचिंग लर्निंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? टीचिंग लर्निंग का। जो क्राइटेरियन टेस्ट है या टास्क एनालिसिस है, दिस इज द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बाकी जो नहीं है वो ये है, ये टीचिंग लर्निंग के पार्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। Which among the following are not open educational resources? Open education resources ये repositories नहीं है। repositories is a collection of datas। ऑनलाइन जो डेटास कलेक्ट होते हैं, जो ऑनलाइन होते हैं, उन repositories बोलते हैं। तो हमारे इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम जो है डेटास इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से वो कौन सी नहीं है पूछ रहा है, इसके लिए हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए डिटेल यहाँ पे रखी है। सो दिस इज द रिपोजिटरी, वो प्लेटफॉर्म या वो वेबसाइट होती है जो बेसिकली एक होस्ट होती है। किस चीज़ की होस्ट है? एजुकेशनल मटेरियल्स की, जहाँ पर आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ आप यूज़ कर सकते हो, री यूज़ कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो और उसकी शेयरिंग कर सकते हो कंटेंट की। दीज रिपोजिटरीज, जो ये रिपोजिटरीज होती हैं, बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है? educators, students and sight learners को with the access to a wealth of educational resources that can support करती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आंसर जो N2 है, BCE,
बी मतलब ई ज्ञान कोश, ज्ञान कोश में भी है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से ही पता लग रहा है डिजिटल, ये एक तरह की रिपोजिटरी है प्लस एक ज्ञान दर्शन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले जो नहीं है ना, कौन सी है? नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, सॉरी सॉरी यहाँ पे आपको नोट में पूछा था, ठीक है, नोट में पूछा था। आइए पढ़ते हैं। तो नाम में ही लिखा है तो नेशनल रिपोजिटरी है प्लस ओपनली अवेलेबल सोर्सेज जो है, ओपनली आपको रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो NRCER है वो तरह का गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिपोजिटरी है, जहाँ पे बेसिकली आपको लेसन का प्लानिंग करना, मल्टीमीडिया का कंटेंट या ऑडियो रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको इस साइट पे मिल जाएगी जो गवर्नमेंट अप्रूव है, जो गवर्नमेंट चलाती है। फिर है OASIS जो कि एक सर्च इंजन है। क्या है ये? एक तरह का, ये एक तरह का सर्च इंजन है जहाँ पे डिस्कवरी होती है किसकी? रिसोर्सेज की। इट इंडेक्सेस अ वास्ट कलेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि इस रिपोजिटरी को बेसिकली यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस यूज करते हैं, जहाँ पर आपको फ्रीली जो है रिक्रूट्स कैसे होते हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, वीडियोस हैं, तो ये दोनों ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं और दोनों ही जो है रिपोजिटरी का काम करती हैं। इसीलिए ये दोनों को हम ओपन जो है एजुकेशन रिपोजिटरीज में डालते हैं। लेकिन जो ई ज्ञान कोश है, ई ज्ञान कोश इज नॉट दी ओपन, इट इज डिजिटल रिपोजिटरी जो कि इग्नू चलाता है। ठीक है, एंड प्राइमरली स्टोर द कोर्सेज एंड रिसोर्सेज को उसने स्टोर करके रखा है। दीज मटेरियल्स आर नॉट ओपनली एसेसिबल। नहीं, क्या होते हैं ओपनली? देखिए, इग्नू ने जो इग्नू को एनरोल करते हैं, ठीक है, ये है साइट, लेकिन यहाँ पे आपको सारा कंटेंट जो है ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं होते। एक दो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, लेकिन ये नॉट ओपनली एसेसिबल फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए नहीं है, जो स्टूडेंट्स इंक्लूड करते हैं उनको दे दिया जाता है। फिर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल लाइब्रेरी इज द ओपन एजुकेशनल रिसोर्स रिपोजिटरी इन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। वास्ट कलेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन इज नॉट ठीक है नेशनल डिजिटल, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे आपको जस्ट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज ऑल्सो अ ओपन रिसोर्स, पर पता नहीं। एंड देन ज्ञान दर्शन एक तरह का टेलीविजन चैनल है, ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट करता है प्रोग्राम्स को। यहाँ पे ये एक तरह का डिजिटल रिपोजिटरी नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे। Which of the following are within the quality indicator framework of the NAAC for assessing the higher education institutes? That means कौन सा इसमें से हाई क्वालिटी इंडिकेटर है? नैक का, ठीक है, नैक का, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को असेस करता है। कौन सा इसमें से मेन पॉइंट है? ठीक है, बी, डी और ई, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि क्वालिटी इंडिकेटर है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन यहाँ देखा जाता है, उसके बाद स्टूडेंट का सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन देखा जाता है। मैं भी बताती हूँ आपको, मौसम का असर दिखता है। जैसे इसमें जो क्राइटेरिया फॉलो करता है वो है, जैसे करिकुलम, करिकुलम का एस्पेक्ट कैसा है, जिसमें क्राइटेरिया आते हैं ना, दैट इज 7 क्राइटेरियाज के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट आता है वो करिकुलम के एस्पेक्ट्स है।
एंड देन जैसे फर्स्ट ये हो गया करिकुलम एस्पेक्ट्स, फिर आता है टीचिंग लर्निंग और वहाँ का इवैल्यूएशन प्रोसीजर क्या चलता है। फिर आता है रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन कैसा है, रिसर्च भी है। फोर्थ पॉइंटर आता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और उसका लर्निंग रिसोर्सेज कैसे हैं। ठीक है, चार मैंने बता दिया, करिकुलम एस्पेक्ट्स हो गया, टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन कैसा है, रिसर्च इनोवेशन और वहाँ का एक्सटेंशन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज कैसे हैं। फिफ्थ पॉइंटर आता है स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट का कैसा सपोर्ट है या प्रोग्रेशन के क्या चांसेस होते हैं। प्लस यहाँ पे आती है गवर्नेंस कैसी है, लीडरशिप और यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। प्लस सेवन में आता है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो ये कुछ 7 क्राइटेरियाज हैं जो कि या पॉइंटर्स कह लीजिए जो नैक फॉलो करता है, जो नैक फॉलो करता है, जो वो एक्टिवेट करता है किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ को। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जब वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को करता है तो क्या असेसिंग पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, जैसे टीचिंग, जब उसने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को किया था तो टीचिंग लर्निंग और उसका इवैल्यूएशन या को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो है नहीं दिया हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शनल है और हमारे क्राइटेरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये भी पॉइंट कट हो गया, ये पॉइंट कट हो गया। एंड देन इस हो गया, आंसर आ गया स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, ये लिखा ही हुआ था। इंस्टीट्यूशनल वैल्यू, दिस वन इज द लास्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आपको एक एक पॉइंट लर्न करना है तो मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हो। करिकुलर जो है करिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं, देखा यहाँ पे फर्स्ट में ही दिया हुआ है करिकुलर एस्पेक्ट्स, को करिकुलर नहीं दिया हुआ। करिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, रिसर्च जो है रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। फिर आता है यहाँ पे लास्ट में इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्लियर, these are the 7 pointers. Which of the followings are related the scientific management approach, scientific management approach किसने दी थी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, फोर्थ आंसर आप लगा, फोर्थ डी एंड डी, टाइलर एंड डी। डी ब्रांडी। इस क्वेश्चन देखिए, अप्रोच जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड, which of the following are related to the scientific management approach? Yes, yes, the answer is correct. Both the person, Tyler and the Brandeis, LD Brandeis. कैसे वो मैं भी आपको बताती हूँ। जो टाइलर है इज कंसिडर एज अ फादर, इनको फादर का नाम दिया गया है एंड फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ही वॉज अमेरिकन एक्चुअली, जो टाइलर है वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर में थे जिन्होंने जो है इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी मेथड्स अप्लाई किए थे, जहाँ उन्होंने टाइलर ने प्रिंसिपल्स भी दिए, जहाँ उन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडीज़, अगर आपने कभी देख मतलब पढ़ी हो टाइम की एंड टाइम एंड मोशन स्टडीज़, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स की बात किया उन्होंने, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, प्लस उन्होंने यूज़ ऑफ पीस रेट टू रिवॉर्ड वर्कर्स। तो ये सारी चीज़ें टाइलर ने, और इनका फुल नेम जो आता है वो आता है फ्रेडरिक विंस्लो, फ्रेडरिक विंस्लो टाइलर। उसके बाद आता है लुइस डेम्ब्रेस ब्रांडीज, ये दिस इज ऑल्सो अमेरिकन लॉयर एंड एसोसिएट जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के। एंड उनको जो है बेसिकली ही वाज अ प्रोपोनेंट रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जहाँ उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया इट कुड इम्प्रूव द पब्लिक एंड प्राइवेट एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। जो और बाकी अदर है, एल्टन मायो है या ये जो ग्रिफिथ्स है, जो एल्टन मायो है, ग्रिफिथ्स है और जो क्लस्टर इरविंग्स है, ये दे आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन रिलेशन से करते हैं, ये जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है उससे डील करते हैं।
यहाँ पर जो है वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, लोगों के अंदर मोटिवेशन ज़्यादा होना चाहिए, ग्रुप डायनेमिक्स अच्छा होना चाहिए, ये उस चीज़ की बात करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। नेशनल जो डेवलपमेंट है एज अ कोर वैल्यू within the accreditation framework of NAC are the universities includes which of the following। इसको हिंदी में पढ़। विश्वविद्यालयों के लिए जो नैक है ये प्रत्ययन ढांचे के भीतर एक मुख्य मूल्य के रूप में जो राष्ट्रीय विकास है निम्नलिखित में क्या शामिल करता है। ensuring द इक्विटी, ये हमें इक्विटी अच्छी हो, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द पीस, इंक्रीजिंग एक्सेस अच्छा हो, ठीक है, सर्विंग द कॉज ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का काम करता हुआ, एंड कंसोलिडेटिंग द ट्रुथ। ठीक है, यहाँ पे आता है सत्य को समेकित करना। जब भी नैक जो है वो करती है, एक्सेस करती है यूनिवर्सिटीज का, तो वो कौन सी कोर वैल्यू, जब नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी कोर वैल्यूज को फोकस्ड करती है, दैट इज द थर्ड ACD कि वहाँ इक्विटी अच्छी हो, इजीली इंक्रीज एक्सेस हो, एंड देन उसके बाद जो है सर्विंग द कॉज ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस पर फोकस्ड हो। क्लियर। नाउ 64, SSA जो डॉक्यूमेंट है मस्ट इनकॉर्पोरेट करे द एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को। तो SSA है, सेकेंड आंसर इज करेक्ट है, ABCD। यहाँ इन्होंने बोला कि ओल्डर PWD जो हमारा the SSA document must incorporate educational experiences of। इस टाइप सो सबसे पहले जो SSA का जो डॉक्यूमेंट रहता है वहाँ पर हम एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस में ओल्डर जो PWD होते हैं हैव अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज जो ओल्डर होते हैं उनके पास क्या होती है, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, नॉलेज होती है जिससे हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड द इंसाइट, यस एक्सपीरियंस के साथ क्या हो सकता है, इंसाइट होती है जो है जो चैलेंजेस को फेस करने की। सेकेंडली टीचर की फ्रेटर्निटी, सेकेंडली कौन सा है, टीचर फ्रेटर्निटी, टीचर फ्रेटर्निटी इज रिस्पॉन्सिबल होती है ना, कि कैसे कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है ताकि हम एजुकेशन दे सके अच्छी। फिर आता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास भी वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की एजुकेशन का जो है हमें एक सपोर्ट मिल जाता है। एजुकेशनिस्ट जो होते हैं वो एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन होते हैं, दे हैव ऑल्सो अ वैल्यूएबल इंसाइट होती है। तो ये चार जो है ये हमारे SSA का जो डॉक्यूमेंट है ना उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करते हैं, जहां हम एक्सपीरियंसेस देते हैं। लीडर्स कुछ नहीं है यहाँ पे, लीडर्स सिर्फ एक दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू द डिलीवरिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को डिलीवर करने के टाइम पे उनका कोई ऐसा खास रोल नहीं रहता है लीडर्स का। मेन जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर आएगा वो ABCD आएगा। स्टूडेंट विद जो है डाइसकैल्कुलिया जो है फेस डिफिकल्टी इन द, जो बच्चे डाइसकैल्कुलिया कैलकुलिया में डिफ़िकल्टी रहती है जिन बच्चों को, वो कहाँ रहती है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द नंबर ग्राफ्स, नंबर को समझने में या नंबर्स को डील करने में, नंबर को प्लेस करने में, या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द स्पेशल कॉन्सेप्ट्स को समझने में, या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रीडिंग नंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा BCD। BCD मतलब जहाँ वो नंबर्स को डील करने में, नंबर्स को प्लेस करने में, और यहाँ पे स्पेशल कॉन्सेप्ट को समझ। इन तीन देखिए काफ़ी ये भी स्टार क्वेश्चन है कि यहाँ पर बेसिकली डाइस कैलकुलिया, डाइस कैल बेसिकली जो स्पेसिफिक डिफिकल्टी होती है वो अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स, जो नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में होती है। बेसिकली उनको क्या होती है, नंबर्स रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम आती है, कौन सा नंबर है,
या वो काउंट नहीं कर पाते हैं नंबर्स को, क्योंकि वो नंबर नहीं समझ पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि 5 बोला जा रहा है तो या 6 बोला जा रहा है, तो वो ऐसे होता है, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, काउंटिंग का ट्रैक भूल जाते हैं बार बार, अगर 1 2 3 एंड 8 9 ऐसे करते हैं तो इस तरीके से उनको कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है। ठीक है। अच्छा, फिर आता है एग्नो एग्नोस्टिज्म, रैशनलिज्म, मैलिओरिज्म एंड हेडोनिज्म। तो आपको ये 4 चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, उसमें से आपको कनेक्ट करना है। Conclusions as to the goddess of evil of extension cannot be made. Highest good is pleasure. The highest जो अच्छा होता है वो है खुशी, pleasure. The position that conclusive knowledge of ultimate reality is impossibility. The position of that reason is source of knowledge. Reason, आप यहाँ से एक कीवर्ड ले सकते हो, reason. Reason किसी भी चीज का अगर रीजन है तो वो चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, तो उसका करेक्ट आंसर 2। एग्नोटिज्म जो है यहाँ पे आपको ये बोल रहा है द पोजीशन दैट कंक्लूसिव नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इज इम्पॉसिबल। किसी भी चीज की अल्टीमेट रियलिटी जो है वो इम्पॉसिबल है। उसके बाद आता है बी, रैशनलिज्म। तो मैंने जैसे आपको बताया कि रीजन आउट करना। मेलियोरिज्म, मेलियोरिज्म होता है कंक्लूजन एज टू बी द गॉडेस गुडनेस और एविल ऑफ एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी मेड फाइनल। एंड देन हीरोइज्म आता है द सेकेंड वन, हीरो, जहाँ पे हम हाईएस्ट जो गुड बोलते हैं वो प्लेजर होता है। राइट, नेक्स्ट है जस्टिस वर्मा, मुदालिया, यशपाल कमेटी, कोठारी कमीशन। यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे उनके व्यूज दिए हुए, वो विजन दिया हुआ है, कमिटीज का विजन दिया हुआ है। तो अगर एक ये याद रखेगा, हर एक कमेटी या हर एक कमीशन का विजन जरूर है, विजन करना है। क्लियर? जैसे यहाँ पे जस्टिस वर्मा का जो विजन है, जस्टिस वर्मा बेसिकली क्वालिटी एंड रेगुलरिटी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। मुदाले क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप यहाँ देखिए ये लिख सकते हो। सी का फिफ्थ है यशपाल कमेटी, जो है वो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की है। कोठारी कमीशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, तो ईजी था। फिर आते हैं रैशनल इमोटिव थेरेपी है, यहाँ पे रैशनल थेरेपीज है, बिहेवियर काउंसलिंग थेरेपिस्ट। यहाँ पे थेरेपिस्ट हैं, 2 थेरेपिस्ट के नाम दिए हैं। ठीक है, जो रैशनल थेरेपिस्ट है, जो बिहेवियर थेरेपिस्ट। ठीक है, यहाँ नाम से तो आप जज कर ही लोगे। बाकी यहाँ पे आ जाओ, रैशनल जो इमोटिव थेरेपिस्ट थेरेपी है, रैशनल जो थेरेपिस्ट हैं कुछ मुझे लग रहा है गलत आंसर या ऊपर नीचे आंसर्स मुझे क्या लग रहा है। रैशनल थेरेपिस्ट, जो रैशनल जो इमोटिव थेरेपी होती है बेसिकली इज अ टाइप ऑफ जो है कॉग्निटिव रहती है। ये क्या रहती है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको CBT भी बोला जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसका एम होता है लोगों की पर्सन जो अनहेल्पफुल थॉट्स होते हैं, उनको नेगेटिव इमोशंस जो क्रिएट करते हैं उनको। तो जो ये थेरेपिस्ट थे वो थे एल्बर्ट एलिस। राइट, और जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं बेसिकली वो ट्रीटमेंट करते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का। इसका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑप्शंस में कुछ गलती है, क्योंकि यहाँ पे थेरेपिस्ट के नाम पूछे गए हैं, तो आई थिंक सो ये ऊपर नीचे हो गया है, कहीं ना कहीं ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, अभी आंसर मार्क कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं 69 पे, यहाँ पे आता है DPEP SSA RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक एंड समग्र शिक्षा। ठीक है, समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली जो है एक तरह का प्रोग्राम था स्कूल एजुकेशन का, समग्र शिक्षा ये वाला, ये स्कूल से रिलेटेड प्रोग्राम था।
यहाँ पर हमें प्री स्कूल बेसिकली जो है ये प्री स्कूल से लेकर 12th क्लास तक का प्रोग्राम है, जहाँ पर हमारा ब्रॉडर जो गोल था वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देना और इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स शो करना। और इसको लेकर कौन आया था? ये गवर्नमेंट ने चलाया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जहाँ पर डिपार्टमेंट जो था स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी इन सब चीज़ों को देख रही थी। और हाँ बेसिकली लोग इसे एसएसए से भी कंपेयर कर रहे होंगे कि एसएसए क्या है, जो समग्र शिक्षा है ना, उसका जो मेन मोटिव है समग्र शिक्षा का वो इंक्लूसिव और इक्विटेबल जो है एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इंक्लूसिव और इक्विटेबल। एसएसए का ही एक्सटेंशन आप ये समझ सकते हो कि ये है जो पहले था उसका ही आगे और अच्छे एडवांस्ड वे में इसको शो किया हुआ है। तो इसका आंसर हम थर्ड लगाएंगे। थर्ड कैसे आया? जो डीपीईपी है द प्रोग्राम, डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी जो है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी ये डिस्ट्रिक्ट की है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। बेसिकली ये जो है लॉन्च कब हुआ था? 1994 में आया था, जिसका मेजर इनिशिएटिव था प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को रिवाइटलाइज करना। प्राइमरी जो है प्री प्राइमरी या प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको रिवाइटलाइज करना। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ए का थर्ड हो गया, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी। एंड देन जो एसएसए है दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है एसएसए। आरएमएसए जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन एंड समग्र शिक्षा जो है वो स्कूल टीचर से ये रिलेटेड है। यहाँ पे इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। दिस इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस क्वेश्चन नंबर 17, एजुकेशनल फिलोसफी, जहाँ पेरेनलिज्म की बात हो रही है, इसको आप इससे रिलेट करना फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। इसका कीवर्ड आप देख सकते हो, फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म जो प्रोग्रेस की बात करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वापस से रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत रहती है। सो एजुकेशनल फिलोसफी, सो क्लासिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, लिटरेरी एनालिसिस, कॉन्स्टेंट करिकुलम, है ना, कॉन्स्टेंट करिकुलम based on the student's interest, human problems and affairs। ह्यूमन प्रॉब्लम्स के ऊपर रहता है तो ये प्रोग्रेस की बात करता है। एम्फेसिस ऑन द सोशल साइंस, एग्जामिनेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को फेस करता है जो प्रेजेंट है जो फ्यूचर है। तो यहाँ पे एक और कीवर्ड आ गया एसेंशियल स्किल्स एंड एसेंशियल सब्जेक्ट्स। तो ये भी काफ़ी सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आपको मिल ही गए हैं। तो ए का आप लगाएंगे, यस कांस्टेंट की बात कर रहा है तो ये हो गया ए का वन। पेन चेंज कर देगा। एसेंशियल की बात करता है यानी कि ये आ गया ए, इसका हो गया वन। फिर आता है प्रोग्रेस की बात कर, प्रोग्रेस की बात करना आता है ये, यहाँ पे स्टूडेंट के इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है। और रिकंस्ट्रक्शन में आता है ये रिकंस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स दिए गए हैं, इंटरनल वेलिडिटी, उनकी सिचुएशंस दिए गए, मैच्योर हो जाना, हिस्ट्री, टेस्टिंग, सिलेक्शन बायसनेस हो जाती है, सिलेक्ट किया हुआ सैंपल बायस्ड हो जाता है, मुकर जाता है अपनी चीज़ों से या मिच्योर हो जाता है, ठीक है। इमोशनल जो टीचर्स है, वॉलंटियर्स इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सब्जेक्ट्स बिकम टायर्ड, सब्जेक्ट टायर्ड हो जाता है, मैच्योरेशन, यस सब्जेक्ट बिकम टायर्ड, हिस्ट्री दैट इज द इमोशनल, and then C testing the effect of pretest proficiency, and the D selection जो biasness आती है that is ये है voluntarily जो है वो experimental। okay now placement assessment, formative assessment, diagnostic assessment and summative assessment है। taking the unit test at the end में लेना, प्री टेस्ट बिफोर क्लास, क्लास से पहले जो टेस्ट, ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो पहले लिया जाता है, जो पहले लिया जाता है दैट इज प्लेसमेंट। देखिए जब भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो दैट इज द प्लेसमेंट असेसमेंट, जो आपकी क्लास शुरू से बीएड के
जो बच्चे हैं, एमएड के जो बच्चे हैं, क्लासेस शुरू करने से पहले एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो वो प्री टेस्ट होता है बिफोर द क्लास, राइट। तो हम पहले ही इसको लगा लेते हैं, राइट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज आस्किंग द क्वेश्चन इन बिटवीन, इस क्लास में जो टीचर क्वेश्चंस पुट करती हैं एट द एंड, तो समेटिव होता है। और आइडेंटिफाइंग द इश्यूज, यस ये भी बहुत सिंपल था कि अगर हमें किसी चीज, किसी बच्चे में होने वाले चेंजेस का या उसके पर्टिकुलर स्किल में आने वाले इश्यूज का पता लगाना है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है जैसे विजुअल प्रिंट, विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड 3D, ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड, मल्टी सेंसरी पैकेज, ठीक है। ये मल्टी सेंसरी पैकेज मतलब कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई टूल जहाँ मल्टी सेंसेस यूज होते हैं, मतलब आप लिसन भी कर रहे हो, आप वॉचिंग भी कर रहे हो, आप समथिंग टच करके भी देख रहे हो, स्मेल करके भी देख रहे हो, तो मल्टी सेंसेस आपके यहाँ पे यूज होते हैं, तो वो कौन। अब जैसे अब सोचने वाली बात है, न्यूज़पेपर में सिर्फ आप चीज़ें देख पा रहे हो, न्यूज़पेपर में सिर्फ आप देख पा रहे हो, ये तो हो गया विजुअल प्रिंट। ग्लोब है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में अब टेलीविजन है ना। तो यहाँ पे जैसे जो विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड होता है, विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड 3D फॉर्म में होता है, वो ग्लोब होता है, प्रोजेक्टेड नहीं है, 3D फॉर्म में रहता है। फिर है ऑडियो और विजुअल, ऑडियो एंड विजुअल यू कैन टेलीविजन से कनेक्ट कर हो। और जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है उसमें मल्टी सेंसर्स होते हैं, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुन भी रहे हो, देख भी पा रहे हो, आप रिएक्ट भी कर रहे हो, उससे एक से ज़्यादा आप मल्टी सेंसर्स यूज़ करते हो। नेक्स्ट, लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप जो स्टाइल लीडरशिप जो स्टाइल है और यहाँ पे उनका बिहेवियर गिवन, कौन कौन से स्टाइल हैं, डेवलपर, बेनोवलेंट, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब आते हैं डेवलपर। डेवलपर क्या करता है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द फर्म अकाउंटेबिलिटी, बहुत ही सहनशीलता से या बहुत ही फर्म से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, वो है बिनोवलेंट। ऑटोक्रेट रहता है लेकिन बिनोवलेंट, चीज़ों को सिखाता है लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सिखाता है। ठीक है। रिस्पेक्टिंग कलेक्टिव कमिटमेंट एंड टीम एफर्ट एग्जीक्यूट, कि आपको रिस्पेक्ट करता है कि कलेक्टिवली जो कमिटमेंट्स दिए गए हैं वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो एग्जीक्यूटिव देखता है। एक्सप्रेसिंग द प्रोफेशनल कंसर्न फॉर सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स के लिए प्रोफेशनली कंसर्न दिखाता है, एक अच्छा यूज करता है डेवलपर, सिचुएशन को और आपस के जो रिलेशन है उसको, उसके ऊपर काम करता है सबॉर्डिनेट्स के साथ। एडहेरेंस टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जो रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करता है वो तो ब्यूरोक्रेट ही होता है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में आता है बिकॉज ही इज अ ब्यूरोक्रेट। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होता है वो एग्जीक्यूशन पे ध्यान देता है कि चीज़ कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसलिए वो जो कमिटमेंट्स होते हैं उनको फॉलो करता है, टीम एफर्ट्स को इम्पोर्टेंस देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि काफ़ी बच्चे ब्यूरोक्रेटिक और एग्जीक्यूटिव में काफ़ी डिफरेंट जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 75 मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, एबिलिटीज एंड अफेक्टेड एबिलिटी, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड लर्निंग, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, थर्ड वाला लेंगे हम आंसर। इसमें सेंसरी की बात हुई है, सेरेब्रल पैलिसी जिसमें सेंसरी प्रॉब्लम वहाँ पे इफेक्टेड। इंटेलेक्चुअल, इसमें थोड़ी सी मानसिक जो है मेंटल हेल्थ का इशू रहता है या मेंटली फुली मेंटली डेवलप्ड नहीं होते हैं, तो इंटेलेक्चुअल में टैलेंटेड की कमी हो जाती है। उसके बाद डेवलपमेंटल में ऑटिज्म की कमी के डेवलपमेंट बहुत सही तरीके नहीं होता है, जो लर्निंग डिफिकल्टीज आती हैं, डिफिकल्टीज वो आती है डिसलेक्सिया, ठीक है। ये भी काफ़ी स्टार क्वेश्चन लगा सकते हैं, काफ़ी क्लोज क्लोज इसमें आंसर्स थे। आ जाओ, द फर्स्ट 5 अमंग द 7 काइंड्स ऑफ सप्त जो है सप्त भागिने के आपको शुरू के 5 बताने हैं। वो कौन से हैं, इसका आंसर है टू ए बी सी। सबसे पहले आता है कि सम हाउ एस इज पी, इसको ज्यादा से सम हाउ एस इज नॉट पी, एस इज पी, एस इज नॉट पी, S is P and is not also P,
सी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपको उसमें बताने सीक्वेंस में। उसके बाद आता है सम हाउ इज द जो है डिस्क्राइबेबल, एंड देन उसके बाद आता है ये एस एस पी एन ऑल्सो इनडिस्क्राइबेबल। डिस्क्राइबेबल पहले आता है, इनडिस्क्राइबेबल बाद में आता है। तो स्यात् असि स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अस्ति च वेंकट्या च। तो मतलब ये हिंदी में ट्रांसलेशन है। तो ये बेसिकली जो है सप्तभागिनी के 5 स्टेप्स हैं। अरेंज इनटू ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी की फॉर्मुलेशन। नीड असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, इसका करेक्ट आंसर हम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिसी में, फर्स्ट आता है डिटर्मिनेशन। फर्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द नेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है, देन उसके बाद नीड्स की बात। ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और क्या हमें ज़रूरत होगी, दो चीज़ें तो है ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है फाइनलाइजेशन ऑफ थीम्स एंड टारगेट एरियाज, की कौन से टारगेट एरियाज है उनको फाइनलाइज करना, फिर टारगेट जो सेटिंग्स है उसके ऊपर प्रोजेक्शन स्टार्ट करना, एंड देन उसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है पब्लिकेशन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी स्टार क्वेश्चन। ये जब भी आप जाएंगे पेपर देने, उसके सीक्वेंस को जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन को जरूर करके जाएंगे। काफ़ी बारी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स, जो गैगने ने दिया था हिरार्किकल ऑर्डर वो दिया हुआ है, उसका सी जो है इसका करेक्ट आंसर है बी, बी सी। सो बी में आता है चेन लर्निंग। गैगनेस की हिरार्किकल ऑर्डर। सो गैगने की जो हिरार्किकल ऑर्डर में सबसे नीचे आता है एस आर। फिर आता है एस आर के बाद आता है रिस्पॉन्स का जनरेशन होता है। जब भी हम एस आर कनेक्शन करते हैं उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट होता है। बेसिकली क्या रिस्पॉन्स होता है? सबसे पहले जो हम कहेंगे वो होगा सिग्नल लर्निंग। ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आता है सिग्नल लर्निंग। फिर आता है एस आर कनेक्शन, एंड देन आता है साइकोमोटर। साइकोमोटर सबसे पहले सिग्नल लर्निंग के हमने कोई सिग्नल देखा, जैसे हमने रेड लाइट का सिग्नल देखा, रेड है, ठीक है ना, रेड है, तो उससे हमने एस आर यानी कि उस सिग्नल से देखे क्या स्टिमुलस देख के हमने क्या रिस्पॉन्स किया, हैव टू स्टॉप। उसमें साइकोमोटर हमने कनेक्शन स्थापित किया कि हमें वहाँ पे स्टॉप होना है। साइकोमोटर के बाद जब आप फिजिकली चीज़ें सीखते हो तो फिर आप वर्बली उसको एसोसिएट करके सीखते हो। वर्बली एसोसिएशन, मतलब रेड का मतलब रुकना, रेड का मतलब स्टॉप। तो ये सब बिहेवियर में आता है। एक और आता है बिहेवियर में, फिर आपका जब आप कनेक्शन करना स्टार्ट कर देते हो साइकोमोटर का और वर्बल का हो जाता है, फिर आप मल्टी डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हो कि रेड, इसमें रेड का अलग मतलब है कि अगर रेड कपड़े हैं, रेड क्लोथ है, तो उसका मतलब ये थोड़ी स्टॉप होना है, लेकिन रेड लाइट है तो उसका मतलब स्टॉप करना। तो आप मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हो। तो ये आपके बिहेवियरल सब्जेक्ट्स में आता है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। फिर आप एक कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हो कि अच्छा, प्रिंसिपल लर्निंग प्रोजेक्ट्स करके देखते हो, फिर उसके ऊपर और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देखते हो। तो बेसिकली आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? सिग्नल लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे आपको अरेंज करना, तो सबसे पहले आता है चेन लर्निंग। राइट, उसके बाद आता है यहाँ पे वर्बल एसोसिएट करना। सेकंड पे आता है चेन लर्निंग, सबसे पहले आता है, फिर आता है वर्बल, देन आता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, देन लर्निंग एस्पेक्ट्स एंड लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल लास्ट में। ठीक है, आज अरेंज द फॉलोइंग इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो में उसको करना है। सबसे पहले अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले यूजीसी आया था, आई थिंक 1950, एंड देन एनसीईआरटी, ईयर ऑफ एनसीईआरटी is 1961, okay, 1961, and then I ये है NIEA 1962। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ठीक है, जीसी हो गया।
सी डी ई, फिर आता है नैक। नैक वॉज NAAC, नैक वॉज 1904। दिस इज द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन था किसका, यूजीसी का, जिसका हेडक्वार्टर बेसिकली बेंगलुरु था, नैक। एंड देन उसके बाद आता है NC, एंड द ईयर इज 1995। NC, Council of Teacher Education, the year is 1995। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इस टू द लेटेस्ट। क्लियर? 80 क्वेश्चन है, सीक्वेंस बताना है यहाँ पे। अनीता हेरॉय और साइको मोटर ऑब्जेक्टिव्स का। ओके अनीता, जो है ये एक हार्लो, जिनका जो नाम है हार्लो, साइकोमोटर डोमेन्स दिए थे, जो जो इन्होंने कहा था कि इट स्टार्ट्स विद सिंपल रिफ्लेक्सेस। इन्होंने कहा सिंपल रिफ्लेक्सेस से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव ऑन होता है, कॉम्प्लेक्स की तरफ, जहां पर आपको हाईली कोऑर्डिनेशन की प्लस आपको जो है प्रिसेशन की जरूरत पड़ती है, ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है उसका। ठीक है, तो उन्होंने जो 5 डोमेन्स की बात की, दैट वाज दी, यस, उन्होंने जो डोमेन्स दिए वो थी एगिलिटी, यस, यस, तो यहाँ आता है रिफ्लेक्स मूवमेंट, सबसे नीचे रिफ्लेक्स मूवमेंट। एंड देन आता है बेसिक, जो है यहाँ पे फंडामेंटल मूवमेंट्स होते हैं, फंडामेंटल मूवमेंट्स। फिर आता है परसेप्चुअल, परसेप्चुअल के बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के बाद आता है यहाँ पे स्किल्ड मूवमेंट, स्किल्ड मूवमेंट के बाद जो ऑन टॉप आता है वो आता है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। तो उनके अकॉर्डिंग जो 5 लेवल्स हैं उसका सीक्वेंस बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो था, हमारा आंसर 2 था। सबसे पहले ये रहा, फर्स्ट पे जो है ये रहा रिफ्लेक्स मूवमेंट, एंड देन फंडामेंटल मूवमेंट्स। यस, ये सेकंड भी बेसिक फंडामेंटल, सबसे पहले रिफ्लेक्स देन बेसिक फंडामेंटल। ठीक है ना, तो ये रहा फर्स्ट हो गया, फंडामेंटल मूवमेंट्स हो गया। सी में परसेप्चुअल हो गया, परसेप्चुअल इज हेयर, राइट। उसके बाद हो गया फिजिकल एक्टिव, फिजिकल एबिलिटी, हेयर वी हैव द फिजिकल एबिलिटी, द लास्ट इज दिस स्किल्ड मूव, राइट। ये इस तरीके से सीक्वेंस है। दिस इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन। अनीता हेरो और जो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके यहाँ पे आपको क्लियर। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। आपको इसमें सीक्वेंस देना है क्वालिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स का। इसमें सबसे पहला जो स्टेप्स में आता है वो आता है डेटा का ट्रांसक्रिप्शन करना, यानी कि डेटा का प्रतिलेखन करना, आता है प्रतिलेखन करना। उसके बाद आता है रीडिंग थ्रू डेटा, डेटास को रीड करना कि क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। देन हम डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू सेगमेंट्स, जिसको कोडिंग बोला जाता है, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, ये सब चीज़ें की जाती हैं। एंड देन उसके बाद लेबल किया जाता है, कोडिंग किया जाता है, एंड देन एट लास्ट उसमें कोलैप्सिंग द कोडिंग को थीम्स में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही सिंपल था, लेकिन दिस इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो था क्रैक करना काफ़ी डिफिकल्ट था कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेटा ट्रांसक्रिप्शन, डेटा को ट्रांसक्रिप्ट करना, डेटा को लिखना, डेटा लिखने के बाद जो है उस डेटा को रीड करके उसकी कोडिंग में कन्वर्ट करना। उसमें जो स्टेप्स में आता है, यानी कि डिवाइडिंग द टेक्स्ट, जो भी हमारे पास टेक्स्ट था उसको हमने सेगमेंट्स में डाल दिया, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डाला। सेगमेंट्स में डालने के बाद हमने उसको लेबल किया कि कौन सा सेगमेंट्स किस से रिलेटेड है। लेबल करने के बाद एट लास्ट हमने जो कोड्स बनाए थे उनको थीम्स में कन्वर्ट,
ये क्वालिटेटिव के स्टेप्स थे। 82 में फ्लैंडर्स का जो इंटरेक्शन है, उनके वर्बल जो बिहेवियर है उसको सीक्वेंस में डालना है, उसको सीक्वेंस में डालना है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेज, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन, फ्लैंडर का जो इंटरेक्शन है ना, उसमें सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ों में आता है, 10 कैटेगरीज आती हैं। 10 कैटेगरीज को टीचर टॉक, और यहाँ आता है स्टूडेंट टॉक। जो टीचर टॉक आता है उसमें भी इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में सबसे पहले आता है एक्सेप्टिंग फीलिंग, एक्सेप्टिंग फीलिंग। सेकंड में आता है प्रेज। थर्ड में आता है एक्सेप्टिंग द आइडिया। सबसे पहले हमने फीलिंग एक्सेप्ट करना, फिर प्रेज करना, एक्सेप्टिंग द आइडियाज, आस्किंग क्वेश्चन, बच्चों से आस्किंग क्वेश्चंस पूछे इनडायरेक्टली, एंड देन फिफ्थ में लेक्चर दिया, राइट। और उसमें जो डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट टॉक में हमने उनको गिविंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस दी प्लस क्रिटिसाइज किया, अगर उनका आंसर गलत है जो भी है उनको क्रिटिसाइज किया। तो एक्सेप्ट फीलिंग, प्रेज, एक्सेप्ट आइडियाज, आस्किंग क्वेश्चन एंड लेक्चरिंग, ये हो गया उनका वर्बल बिहेवियर में। और जो स्टूडेंट टॉक आता है वो एट्थ यानी कि रिस्पॉन्स, बच्चे ने क्या किया, प्यूपल ने कितना इनिशिएशन लिया, एंड 10th कैटेगरी में आता है साइलेंस, कि बच्चे ने कितने मिनट तक साइलेंस रहा। ठीक है, तो ये टीचर का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिहेवियर यहाँ पे काउंट होता है। तो यहाँ पर उन्होंने सीक्वेंस में सबसे पहले आ गया प्रेस, ये रहा सेकंड वाला प्रेस, एंड देन उसके बाद आता है एक्सेप्ट फीलिंग, ये रहा थर्ड वाला। उसके बाद आता है आस्किंग द क्वेश्चन, ये रहा आस्किंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के बाद लेक्चरिंग होता है, एंड देन जो गिविंग डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन जो आता है वो आता है आपका डायरेक्ट टॉक में, जो कि 6 नंबर की यानी कि 6 कैटेगरी। ठीक है, प्रेज जो आता है, प्रेज ये आपकी सेकेंड कैटेगरी में आता है, सेकेंड कैटेगरी में प्रेज हो गया। उसके बाद एक्सेप्टिंग कैटेगरी, एंड देन उसके बाद आस्किंग द क्वेश्चन इज द फोर्थ कैटेगरी, एंड देन डी हो गया, ये एक्सेप्टिंग द आइडियाज, ये थर्ड कैटेगरी, राइट, हो गया। ये 6 हो गया, फोर्थ हो गया, और जो लेक्चर वाली कैटेगरी है वो है फिफ्थ कैटेगरी, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अरेंज द स्टेप्स। आपको स्टेप्स है यहाँ पे हैंड्रिक एंड मोलेंडा का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। हैंड्रिक एंड मोलेंडा, these both personality was from the इंडियाना यूनिवर्सिटी से हैं ये, और इन्होंने काफ़ी अच्छे जो अकॉर्डिंगली दे एश्योर मॉडल जो है, एश्योर जो मॉडल है वो इन्हीं ने बनाया था, एश्योर मॉडल। ठीक है, एश्योर मॉडल कब, 1999 में जो है हेनरिक मोलेंडा ने बनाया था, जो कि वेल नोन जो है, उन्होंने क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी से जोड़ के कंस्ट्रक्टिव तरीके से लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ठीक है, अश्योर मॉडल का मेन पर्पस यही था कि डिज़ाइनर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से प्रोग्राम्स को टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाए। एश्योर मॉडल जो था वो एडी मॉडल से डिफर इसलिए था क्योंकि इस मॉडल में लर्नर्स जो थे वो टेक्नोलॉजी और मीडिया का यूज़ कर रहे थे। एश्योर मॉडल, तो इसका सीक्वेंस बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आता है एनालिसिस करना, स्टेट करना, एनालिसिस, सेकेंड,
यस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तो स्टेप्स आते हैं इसके। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है एनालाइज करना। व्हाट एनालाइज करना, 6 इसके स्टेप्स हैं यहाँ पे, 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एनालाइज द लर्नर्स, एनालाइज द लर्नर्स। फिर आता है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। एंड देन सेलेक्ट करना मेथड्स को, सेलेक्ट मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये एडी मॉडल में कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है, ठीक है। उसके बाद हो गया ASS यानी कि एनालाइज द लर्नर्स, तो यहाँ पे एनालाइज हो गया फर्स्ट पे। स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना सेकंड हो गया। थर्ड पे आ गया मेथड्स डिफाइन करना, दैट इज द यूटिलाइज, यूटिलाइज इज द अनदर, उसमें आता है यूटिलाइज करना टेक्नोलॉजी को, मीडिया मटेरियल को। सेलेक्ट करने के बाद उसको यूटिलाइज करना, सेलेक्ट करने के बाद यूटिलाइज करना। एंड देन R इज रिक्वायर्ड फॉर द, रिक्वायर करना लर्नर पार्टिसिपेशन, ये इंश्योर करना कि लर्नर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एंड देन लास्ट में इवेलुएट प्लस रिवाइज करना, इवेलुएट एंड रिवाइज करना। तो ये हो गया इसका फिफ्थ वाला, ठीक है। C1 इज द फोर्थ वन एंड देन यूटिलाइज इज द थर्ड वन, राइट। तो ये करेक्ट स्टेप हो गए। एंड एश्योर मॉडल दिया था हैनरिक एंड मोलेंडा ने, एश्योर मॉडल, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये एडी मॉडल से जो डिफर करता है, ठीक है। Who has given the ADDIE model? फ्लोरिडा में जो है इसका किया गया था, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इसको जो है बनाया गया था। बेसिकली इसका पर्पस था इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए यूज़ करना, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर हम देखें एडी मॉडल में एनालिसिस करना, डिज़ाइन करना, डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन कहीं भी जो है ऐसे मल्टीमीडिया का यूज़ करना नहीं आता। तो बेसिक डिफरेंस यही लेके चलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं 6 सिग्मा। 6 जो सिग्मा है क्वालिटी इनिशिएटिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसमें आता है फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द डिफेक्ट इन द प्रोसेस। बेसिक जो इसमें वो है वो कौन सा है, ये भी करेक्ट ऑर्डर में फॉर्म करना है। करेक्ट ऑर्डर यानी कि यही सीक्वेंस बताना है आपको, इसमें भी करेक्ट सीक्वेंस बताना है। फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द डिफेक्ट्स इन द प्रोसेस, कलेक्टिंग द रेलिवेंट डेटा to measure the key aspects, implementing the enhancement of the current process, explaining the expectation of the customer, ensuring the substance of improvement of the current process। तो बेसिकली जो इसका आंसर है वो है फोर्थ, यानी कि सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे सेकेंडली कलेक्टिंग करते हैं रेलिवेंट डेटा का, कलेक्टिंग द रेलिवेंट डेटा। एंड द थर्ड इज द फाइंडिंग द रूट कॉज, का पता लगाते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है या कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। एंड देन फोर्थ में हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। एंड देन फिफ्थ में हम सब्सटेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश। क्लियर? दिस इज ऑल्सो अ स्टार क्वेश्चन, राइट। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 85 में आ जाओ, अरेंज द फॉलोइंग इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको करना है, यानी कि असेंडिंग, बढ़ते हुए, राइट। RPWD एक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है, NT एक्ट है। आंसर 1 इज द करेक्ट है इसका। सबसे पहले RCI एक्ट आया था, अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ RCI एक्ट। रिहैबिलिटेशन जो है काउंसिल है, ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज द ईयर ऑफ 1992। ठीक है। उसके बाद आया था NT एक्ट, देन उसके बाद बी में आया था कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, ठीक है। एंड देन उसके बाद आया नेशनल पॉलिसी फॉर पर्संस के लिए, एंड RPW उसके बाद जब रिवाइज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो सांख्या थ्योरी है, कॉजन मीन्स अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटीरियल।
कॉज इनटू इफेक्ट, इट लॉजिकली लीड्स करता है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन को एज अ अल्टीमेट कॉज ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट 1 कहता है। स्टेटमेंट 2 कहता है सेकेंड टाइप ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एडमिट करता है सेल्फ को। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो उसका फोर्थ सही है कि सेकेंड वन इज द रॉन्ग, सेकेंड इज ट्रू कि सांख्या जो है वो कॉजेशन मीन्स जो है वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इट लॉजिकली लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। जबकि सेकेंड वाला सही है जहां हम अल्टीमेट रियलिटी को एडमिट करते हैं कि वो सेल्फ है और एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ मस्ट बी एडमिटेड बाय ऑल। नेक्स्ट आते हैं टीचर एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड इट्स प्री सर्विस और इन सर्विस कंपोनेंट्स एक इनसेपरेबल हैं, अलग अलग। इन सर्विस एजुकेशन शुड टेक ड्यू केयर ऑफ द फ्यूचर नीड्स। जो इन सर्विस यानी कि सर्विस में रहकर जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो फ्यूचर नीड्स को समझते हैं। इसमें से करेक्ट आंसर आता है दोनों ही सही है। एट द बिगनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्राम का वो मस्ट बी इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएट किया जाता है एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन, द बिगनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कॉग्निटिव जो मॉडल ऑफ टीचिंग होता है असिस्ट द टीचर्स इन शेपिंग देयर इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस एंड इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग। आपको लगता है कौन सा वाला स्टेटमेंट? ए इज बोथ द ट्रू, क्योंकि एट द बिगनिंग जब हम करिकुलम को डेवलपमेंट करते हैं तो हमें शुरुआती तौर पे भी थोड़ा सा उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन जो कॉग्निटिव मॉडल्स होते हैं, ये वाला भी स्टेटमेंट सही हो गया। फिर जो कॉग्निटिव मॉडल्स जो रहते हैं टीचिंग के जो भी मॉडल्स बनाए गए हैं वहाँ पर मेन जो मोटिव है वो टीचर्स का शेपिंग देयर अप्रोचेस, कि कैसे अप्रोचेस को शेपिंग करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड बाय इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग हम उसकी अप्रोच को डिसाइड करते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 89 पे आ जाओ, एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। यूजिंग फीडबैक मैकेनिज्म्स को हम यूज़ करके टीचर्स की परफॉर्मेंसेस पे एजेंशियल वो एक इम्प्रूवमेंट का मौका देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द बेस्ट सोर्स होते हैं जो आपकी चीज़ों को सही बताते हैं। तो येस, बिकॉज एक्सप्लेनेशन भी सही है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट इसका करेक्ट है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो थ्रेड्स हैं एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं एंड बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, मतलब कंट्रोल में नहीं आते, ये असर्शन कहता है। तो कुछ थ्रेड्स होते हैं क्योंकि करेक्टिंग वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट। तो कह रहे हैं कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, देखो बाहर के जो होते हैं एक्सटर्नल, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ रीज़न ये दिया हुआ है कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस को सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, तो उन इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो क्या ये बात सही है? देखिए ऐसा नहीं है, बाहरी थ्रेट्स तो आएंगे ही आएंगे, चाहे आप इंटरनल जो थ्रेट्स हैं आप उनको कम कर सकते हो, बट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही अलग है। तो जो ये रीज़न दिया गया है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इन हाँ जो करेक्ट जो हाँ थ्रेट्स तो थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही अलग अलग। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और येस, मेरी साइट को JRF माइलस्टोन एजुकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। यहाँ आपको PDFs अवेलेबल हो जाएंगे वेरी सून, दे आर ऑल इन प्रोग्रेस पे हैं, सारे का जो है चल रहे हैं, तो जल्दी ही आपको यहाँ अवेल हो जाएंगे। चीपेस्ट रेट होगा, आप और साइट्स पे भी देख सकते हो। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई सेशन। अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा मेरी साइट पे JRF माइलस्टोन एजुकेशन पे, अच्छे कमेंट्स दीजिएगा ताकि इट प्लीज़ मी, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आप मेरे काम को सराहना देंगे तो। सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।